तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। इस वक्त इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है उसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन इनमें जो दो सबसे बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, जिन दो वजहों से इनमें दरार पड़ने वाली है, उसी के बारे में बात। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले रिक्वेस्ट वही है कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, ताकि हमें अपने वीडियोस को पर डे सुधारने में मदद मिल सके और अपनी क्वालिटी को और अच्छा मेंटेन करने में मदद मिल सके। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया नाम का जो गठबंधन बना है, इसमें विपक्षी दलों को मिला करके जो एक संगठन बनाया गया है, उसमें तमाम लोग ऐसे हैं जो बहुत सीनियर हैं और अपने आप को सीनियरिटी की वजह से प्रधानमंत्री की कतार में खड़ा करना चाहते हैं। 2024 का चुनाव आने वाला है, ऐसे में केंद्र सरकार जो है चुनाव की तैयारी में लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में लगी हुई है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के समक्ष विपक्ष के कई सारे दल एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इन दलों के सामने समस्या क्या आने वाली है, उन्हीं दो बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। पहला बिंदु है कि आखिर इन दलों में से नेता कौन होगा, यानी कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा इस इंडिया संगठन का। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि आखिर इन जो दलों में एकजुटता बनी है, इनमें सीटों का बंटवारा कैसे होगा। तो ये जो दो महासंकट हैं इस पार्टी के सामने, इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इसमें चेहरा कौन होगा। हाल फिलहाल में डिजिटल वॉरियर्स के नाम से जो तृणमूल कांग्रेस का एक सहभागी संगठन है, उसने एक नारा बुलंद किया, जिसमें उसने ये कहा है कि प्रधानमंत्री की दावेदार ममता बनर्जी होंगी। इस नारा के बाद से तृणमूल कांग्रेस को लेकर के और जो अन्य पार्टियां हैं उनमें उपापोह की स्थिति आ गई है। हालांकि खुद ममता बनर्जी ये बात नहीं कह सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने सहयोगी संगठनों के जरिए ये बात अब उठानी शुरू कर दी है, और अब उनका साफ तौर पर मानना यह है कि वो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री होते हुए अपने आप को सीनियर बताती हैं, और प्रधानमंत्री की कतार में सबसे आगे खुद का नारा बुलंद करवाने में अब उन्होंने कदम बढ़ा दिया है। अब एक नज़र ये डाल लेते हैं कि आखिर इंडिया का जो संगठन है उसमें सीनियरिटी के आधार पर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। उनमें राहुल गांधी का नाम आता है, उनमें नीतीश कुमार का नाम आता है, अरविंद केजरीवाल का नाम आता है, और इसके अलावा इसमें शरद पवार भी इस रेस में शामिल थे। लेकिन शरद पवार रेस से बाहर हो गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों एनसीपी जो थी उसको तोड़ के उसमें दरार पैदा करके अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र सरकार में, और इस तरह से जो शरद पवार की प्रधानमंत्री की दावेदारी वाली जो कहानी थी वो ख़त्म हो गई। तो अब जो वरिष्ठों की श्रेणी में बचे हैं वो राहुल गांधी बचे हैं, नीतीश कुमार बचे हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बचे हैं। अब इनमें हम अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार इस वक्त जो है लालू यादव के परिवार के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, या फिर यूं कहें कि वहाँ की जनता ने ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव की निर्णय के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो है पिछले दिन उन्होंने मन ये भी बनाया था कि उत्तर प्रदेश की किसी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, शायद मिर्ज़ापुर की सीट से वो चुनाव लड़ने की योजना बना रहे थे, लेकिन अनुप्रिया पटेल के वहाँ पर होने की वजह से उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। अभी भी उनकी मंशा ये है कि वो उत्तर प्रदेश की किसी कुर्मी या पटेल बाहुल्य क्षेत्र से अपना चुनाव लड़ें, ताकि वो आसानी से यहाँ से जीत जाएँ और एक बार संसद में पहुँचें। और वो जो है प्रधानमंत्री की अपनी दावेदारी को कहीं ना कहीं उनके मन में ये व्यथा ज़रूर है, लेकिन स्पष्ट रूप से सामने नहीं कह पा रहे हैं। वहीं पिछले दिनों शत्रुघ्न सिन्हा, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अब कांग्रेस में गए उसके बाद, और फिर तृणमूल कांग्रेस में अब वो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा से जब इस बात पर बातचीत की गई कि जो इंडिया संगठन बना हुआ है उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने बातों को गोल मोल घुलाते हुए ये कहा था कि आगे जो अग्रिम प्रधानमंत्री होंगी देश की वो एक महिला हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, चूँकि राष्ट्रपति महिला है, और इसी क्रम में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री भी अगर भारत की एक महिला होगी तो शायद बहुत अच्छा होगा। और उनका साफ इशारा ममता बनर्जी की तरफ था, क्योंकि वो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से पदाधिकारी हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। तो अब आपने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी के दो पदाधिकारियों ने ये बात साफ कर दी है, ममता बनर्जी के मन की बात को लोगों के सामने रख दिया है, जिसको लेकर के अब उपापोह की स्थिति सामने आ रही है। ममता बनर्जी पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं कुणाल घोष। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी 7 बार लोकसभा की सदस्य रही थी,
4 बार वो केंद्रीय मंत्री रहीं, तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री का चेहरा ममता बनर्जी के अलावा कोई दूसरा कैसे हो सकता है। तो ये जो अब आपने देखा कि किस तरह से पहले तृणमूल कांग्रेस का जो सहयोगी संगठन है डिजिटल वॉरियर्स ने आवाज़ उठाई कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। फिर उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने आवाज़ उठाई, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन उन्होंने कहा। और इसके अलावा अब तृणमूल कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने इस बात को स्पष्ट रूप से सबके सामने रखा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी। तो अब ये जो दरार पड़ेगी इंडिया गठबंधन में वो इसी बात को लेकर के पड़ेगी, चूँकि सभी नेता अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी विपक्ष के एक प्रमुख चेहरा के रूप में है ही हैं सबके सामने, और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है और उनकी भी 2 स्टेट में उनके पार्टी की सरकार है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उन्हें मिला हुआ है। तो ऐसे में अब ये बहुत बड़ा एक सवाल होगा कि आखिर इन लोगों का जो लीड करने वाला, जो विपक्ष का प्रमुख प्रधानमंत्री का चेहरा होगा वो कौन होगा 2024 में। ये सबसे बड़ा सवाल है और यही सवाल इंडिया पार्टी में गठबंधन में दरार पैदा करे। तो दोस्तों बात करते हैं राहुल गांधी की, जो कांग्रेस के प्रमुख चेहरा हैं और पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने से इसलिए डर रही है क्योंकि 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, और ऐसे में अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया तो जो इनका गठबंधन है, जिससे इनको लाभ होने वाला है, वो तुरंत बिखरना शुरू हो जाएगा, जिसमें कि अभी थोड़ी देरी है, थोड़ा टाइम है। तो प्रत्यक्ष तौर पर इसलिए भी नहीं कहा जा रहा है क्योंकि फिर नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी एक चुनाव हो जाएगा और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मुंह के बल गिरती हुई दिखाई पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी की मटियामेट होती हुई यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। तो इसलिए सीधे तौर पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने से कांग्रेस पार्टी डर रही है, और कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है, कोई ऐसा नेता भी नहीं है जिसकी इतनी हैसियत हो कि वो राहुल गांधी के अलावा किसी के प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोकने के विषय में बातचीत कर सके या उनको लोगों के सामने ये अपना बयान दे सके कि राहुल गांधी के अलावा भी अमुक अमुक लोग हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। चूँकि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही अपने परिवार के ऊपर ही दांव लगाती रही है, तो अब जो है कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि दावा कर सके, जो ताल ठोक सके सोनिया गांधी के सामने, राहुल गांधी के सामने या फिर प्रियंका गांधी के सामने कि कांग्रेस में और भी 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जा सकता है। तो ये जो समस्याएं हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और इसकी वजह से अब इंडिया गठबंधन में दरार पड़ना तय है। दूसरा जो सवाल था, सीटों को बंटवारा कैसे होगा। प्रदेश में अलग अलग जो सरकारें बन रही हैं, जो राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं जो इस पार्टी में शामिल हुए हैं, जैसे कि ममता बनर्जी की बात की, नीतीश कुमार की बात की हमने, अरविंद केजरीवाल की बात की हमने, और राहुल गांधी तो इन लोगों के बीच में ही हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा। अगर बिहार में नीतीश कुमार को कम सीटें मिली तो वो अंदर ही अंदर इस इंडिया गठबंधन के खिलाफ काम करने में उनके जो लोग हैं जिनको सीटें नहीं मिलेंगी, जैसा कि आपने अभी देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के दौरान हुआ, जिन लोगों को सीटें नहीं मिली उन्होंने भाजपा के खिलाफ ही अंदर खाने मिल के दूसरे लोगों से मिल गए, दूसरे प्रत्याशियों से मिल गए और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ही हराने की सारी कोशिशें स्टार्ट कर दी। हालांकि नरेंद्र मोदी प्रभाव के कारण वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके वो लोग, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी फैक्टर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। ऐसे में ये देखा जाएगा कि अगर प्रदेश में सीटों के बंटवारों में कहीं रेशियो में कमी पाई जाती है या जो पार्टी के वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं उनके मन मुताबिक पार्टी सीटों का बंटवारा नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी वहाँ पर ठीक तरीके से उनके मन मुताबिक काम नहीं करती है, तो ये इंडिया का जो गठबंधन है वो धराशायी हो जाएगा, चरमरा जाएगा और किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे में 2024 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आखिर इसमें और क्या क्या ऐसी कमियां हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर टक्कर देने को तैयार हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी डर रही है, जिससे जो कुछ ऐसे फैक्टर जिससे कि इंडिया का जो गठबंधन है वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करे। कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार।